नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ बाबा रामदास जी हैं। बाबा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जम्मू कश्मीर, बीती इतवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सोनबर्ग, वहां पर एक टनल अंडर कंस्ट्रक्शन था, जहां पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। उन मजदूरों में जम्मू कश्मीर के भी मजदूर शामिल हैं और प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। आतंकवादियों ने अंधाधुंध साइट पर गोलियां चलाई और उस गोलाबारी में कुल 7 प्रवासी मजदूर जो जम्मू कश्मीर के बाहर के थे, उनकी मौत हो गई है। उनमें से 3 मजदूर बिहार के हैं और वो तीनों के तीनों मुसलमान हैं। बहरहाल, मजदूरों की क्या पहचान है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो सबके सब जम्मू कश्मीर के बाहर के मजदूर हैं, जो ऐसे बहुत सारे मजदूरों की संख्या के एक हिस्से हैं जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। यानी भारत का वो जम्मू कश्मीर राज्य जिसने पहली बार अपने मुख्यमंत्री को भारत के संविधान के अंदर और भारत के संविधान के प्रति निष्ठा वाली शपथ लेते हुए देखा है, पहली बार उस जम्मू कश्मीर ने अपनी सरकार के आने के कुछ ही दिनों के अंदर एक ऐसी बड़ी घटना भी देखी। जब मैं ये कह रहा हूं दर्शकों कि प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई है, और मैं प्रामाणिकता के साथ ये कह सकता हूं कि इस नृशंस हत्या और आतंकी कार्रवाई जिसमें मजदूरों की गोलियों से छलनी करके हत्या की गई है, इसकी जमीन कांग्रेस के युवराज राहुल और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने बनाया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपको जरा एक वीडियो दिखा रहा हूं। पहले ये वीडियो देखिए। आजकल ये जो डिसीजन है आप लोग नहीं लेते हो, बाहर के लोग आकर आपके लिए ये डिसीजन ले रहे हैं। यहां पे राजा बैठा रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राजा है, वो बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है, जो विकास जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसको मालूम ही नहीं कैसे करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोग अपने नेता चुने, अपने एमएलए चुने, अपनी सरकार चुने और अपना विकास का काम जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप फिर से करना शुरू करें। इसीलिए दोस्तों, ये राहुल गांधी ये जब बोल रहे थे, उसी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की एक रैली में जम्मू कश्मीर की धरती पर बोल रहे थे, कश्मीर वैली में बोल रहे थे। क्या कहा इन्होंने? साफ तौर पर इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को बाहरी यानी भारत के और हिस्सों से गए प्रवासी मजदूरों के बारे में, कामगारों के बारे में साफ तौर पर भड़काया। अब मैंने कहा कि इनकी बहन भी इनसे पीछे नहीं है। जरा एक और वीडियो देखिए। जी बाहरी हैं, साहब तमाम जितनी भी पॉलिसियां, जितनी भी नीतियां बन रही हैं, बाहर वालों के लिए बन रही हैं। 450 मिनरल के जो ब्लॉक है, उनमें से 200 के ठेके बाहर के लोगों को दिए हैं। आपको रेत, आपकी रेत है, आपकी बजरी है, बाहर भेजी जा रही है, आपको खरीदनी पड़ती है अपने घर बनाने के लिए, तो उसका दाम महंगा होता है कि नहीं? दर्शकों, ये थे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियों में बोलते हुए। आपने वो बातें सुन ली हैं, झटके में नहीं सुन पाए हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके सुनिएगा। ये साफ तौर पर भड़काना नहीं है बाबा जी, और जिसका प्रतिफल ये है कि सरकार के आते ही, और जब ये व्यक्ति ये कह रहा है कि यहां एक राजा है, उस समय क्या ये भूल जाता है कि उसी राजा के अंदर एक विधानसभा के मुख्यमंत्री, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि सितंबर के महीने तक आप यहां चुनाव करा लीजिए, और चुनाव मुख्यमंत्री के लिए हो रहा था, एक सरकार बनाने के लिए हो रहा था। और ये साफ तौर पर राहुल गांधी और उसकी बहन प्रियंका वाड्रा ने कश्मीर की आवाम से आवाजें लगवाई हैं, तालियां बजवाई हैं, भारत के बाहर, मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर प्रवासी मजदूरों के लिए।
क्या स्पष्ट तौर पर यह साक्ष्य नहीं है कि अगर आतंकी घटना में 7 प्रवासी मजदूर मारे गए हैं, राहुल और प्रियंका ने उकसाया है? बाबा जी। अवनीश भाई, आपको याद होगा जब मुंबई में ताज होटल पे 26/11 का हमला हुआ था, तो उन आतंकवादियों के हैंडलर्स बाहर बैठे थे ना, और वहां से बाकायदा निर्देश दे रहे थे। सर, ये जो कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, इनके हैंडलर्स भी बाहर बैठे हैं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हैंडलर्स भी बाहर बैठे हैं। सर, जैसे आतंकवादियों के हैंडलर्स हैं ना, तो राहुल गांधी के भी हैंडलर्स हैं। और राहुल गांधी को सर आजकल स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। मतलब जिस दिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ कश्मीर का और हरियाणा का, राहुल गांधी कहां गए थे? अपने कौन से आका से निर्देश लेने गए थे? चुनाव अभियान के दौरान कहां गए थे? सर, आजकल बकायदा वहां से रिटन स्क्रिप्ट आ रही है और वही राहुल गांधी बोलते हैं। अच्छा, ये जो अलगाववाद की भाषा है, ये हम कोई पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं। आप आइए, आज पंजाब में एक ही बात ही बोली जा रही है। आजकल पंजाब में कुछ नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप प्रवासी मजदूर, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले मजदूर हैं, उनके खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ रखा है। अभी आज से 3 दिन पहले यहाँ पे सरपंची का चुनाव संपन्न हुआ है, जहां पे एक गांव के में चूंकि 300-400 अप्रवासी वोटर हैं, तो वहां पे एक कोई यूपी और बिहार के कोई सज्जन जो हैं, अमेठी के रहने वाले थे, वो जो है सरपंच का चुनाव लड़ गए, तो उसको बकायदा इशू बनाया गया। और जबकि वो 3rd जनरेशन पंजाबी हैं, पिछले 40 साल से पंजाब में रह रहे हैं, दाढ़ी रखते हैं, बकायदा बाल वाल रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं, उनके बच्चे और वो ऐसी पंजाबी बोलते हैं कि आप बता ही नहीं सकते कि आदमी, इनका ओरिजिन जो है वो आज से 40 साल पहले ये अमेठी से यहां आके बस गए थे। उनके खिलाफ बाकायदा एक अभियान चला हुआ है पंजाब में, और बाकायदा इनको वोटर लिस्ट से निकालने की, हटाने की, इनसे मताधिकार छीन लेने की, इनको जमीन न खरीद पाए ऐसे कानून बनाने की बातें हो रही हैं। अच्छा, ये चलिए, ये तो आपकी बात है। जब मोदी जी 2014 में बनारस गए थे चुनाव लड़ने, तो उनको भी बाहर ही बताया गया था। कांग्रेस ने बकायदा मुद्दा बनाया था इस चीज को कि ये बाहरी लोग आके बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, ये अलगाववादी एजेंडा तो कांग्रेस का बड़ा पुराना एजेंडा है, तो इसमें नया क्या है? और अब तो लेटेस्ट जो डीप स्टेट का जो गुर्गा बन के राहुल गांधी जो देश में केरोसिन छिड़क रहे हैं, और जैसे ही नई सरकार बनी और उस नई सरकार में उमर अब्दुल्ला जो है वो इंडी अलायंस छोड़ के एनडीए की तरफ खिसकते नजर आए, तो ये तो उनको सलामी दी गई है राहुल गांधी के हैंडलर्स द्वारा। मतलब नई सरकार ने अभी शपथ लेके अभी तो कायदे से कामकाज भी शुरू नहीं किया कि ये तो स्वागत समारोह है उनका, वरना 21 तोपों की सलामी दी जाती है, तो बंदूकों से सलामी दी गई है। और बेचारे हमारे आप्रवासी गरीब मजदूर, उनका खून बहा के ये तो नई सरकार का वो इस्तकबाल हुआ है, खैर मकदम जो भी कहते हैं, वो स्वागत समारोह था तभी। तो सब ये अलगाववादी एजेंडा जो है ना राहुल जी का, ये इससे स्पष्ट हो गया है, और आने वाले समय में यह एजेंडा खुलकर सामने आएगा और ज्यादा। बिल्कुल, तो बिल्कुल शुरुआत है। बिल्कुल बाबा जी। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप देखिए राहुल गांधी का अप्रोच क्या है। राहुल गांधी का अप्रोच नॉर्थ वर्सेस साउथ,
वो व्यक्ति चुनावों के दौरान, चुनाव से पहले जब साउथ जाता है तो कहता है कि यहाँ का कल्चर बड़ा अच्छा है, यहाँ के लोग तमीज वाले हैं, नॉर्थ के लोग बदतमीज लोग हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। यहाँ भाषा के नाम पर बंटवारा, हिंदुओं के अंदर जातियों के नाम पर बंटवारे की कोशिश। अब यहां पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमने दर्शकों को ये दोनों वीडियो सिर्फ इसलिए सुनाए कि इन बातों पर कश्मीर वैली में तालियां बजी हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि हर एक बाहरी को ये राहुल गांधी कर्नाटका से बाहरी, केरल से बाहरी, राजस्थान से बाहरी, और यही एक खतरनाक सोच आती है बाबा जी जब राहुल गांधी ये कहता है कि केरोसिन फैला हुआ है, साथ में वो ये कहता है कि भारत तो कोई राष्ट्र है ही नहीं है, यहां सारी अलग अलग आइडेंटिटी है। राहुल गांधी भारत को बांटने की जो मुस्लिम लीगी एक इतिहास रहा है और जिसने करके दिखाया है, तो राहुल गांधी तो बिल्कुल खुल के इस समय मुस्लिम लीग और एक जिन्ना अगर मैं कहूं, और दूसरी ये बात कि अगर वो जम्मू कश्मीर में 370 और 35 कैपिटल ए हटने के बाद बिहारियों को या प्रवासी मजदूरों को बाहरी कहता है, तो सोनिया एंटोनियो माइनो क्या है, राहुल विंची क्या है? इसका तो मातृ जो पक्ष है वही विदेशी है, वही बाहरी है, फिर इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं? ये खतरनाक एजेंडा क्या अब देश को समझ नहीं जाना चाहिए बाबा जी? नहीं सर, बिल्कुल नाउ इज द टाइम कि राहुल गांधी को पूरी तरह एक्सपोज करने की जरूरत है, और कांग्रेस का जो अलगाववादी एजेंडा है, और सर कांग्रेस का सिर्फ अलगाववादी एजेंडा नहीं है, कांग्रेस का देश तोड़ने वाला एजेंडा। देखिए, राहुल गांधी कई लेयर्स, कई स्तरों पर देश को टुकड़े टुकड़े, खंड खंड करने की राजनीति कर रहा है। सबसे पहले जाति जनगणना, उसके बाद रीजनलिज्म, लोगों को भाषा के नाम पे लड़ाना, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाना, लोगों को हर राज्य में जो है वो इस वक्त कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एजेंडा वो ये चल रहा है कि पंजाब में किसी भी बाहरी आदमी को जमीन खरीदने से वंचित किया जाए, पहला। दूसरा, कोई भी नेशनल प्रोजेक्ट, यहां तक कि एक्सप्रेसवे और रोड या कोई भी राष्ट्रीय महत्व का यदि कोई प्रोजेक्ट भारत सरकार पंजाब में देना चाहती है तो उसमें तरह तरह के अड़ंगे लगाने के लिए बहुत सारी एनजीओ सक्रिय हो गई हैं। मैं आपको एक बड़ा अलार्मिंग बात बताता हूं। भारत सरकार ने कूड़ा मैनेजमेंट के लिए, कूड़ा निस्तारण के लिए, बायोगैस, कूड़े से बायोगैस बनाने के लिए, एथेनॉल प्लांट्स लगाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पंजाब को दिए हुए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन के तैयार हैं। लुधियाना से चंडीगढ़ वाली रोड पर एक बहुत बड़ा बायोगैस संयंत्र बन के तैयार है, और जॉर्ज सोरोस के गुर्गे उसको चालू नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कुछ नए एथेनॉल प्रोजेक्ट आए थे पंजाब में, उनको अड़ंगा लगा दिया गया है। जितने भी हाईवे और रोड के प्रोजेक्ट्स थे तकरीबन सब अपने समय से पीछे चल रहे हैं, उनको जमीन अधिग्रहण नहीं होने दिया जा रहा है। जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं कि राज्य में एनार्की फैल जाए। आज की तारीख में, मैं आज बता रहा हूं आपको, आज की तारीख में कम से कम 100 जगह पर मेन रोड्स ब्लॉक कर दी गई हैं। आज पंजाब पूरी तरह जाम है। कल था कि अगर धान की खरीद शुरू नहीं हुई, तो आज अभी तक धान की खरीद शुरू होने का कोई संकेत नहीं मिला है, इसलिए आज पंजाब में जगह जगह
चक्का जाम चल रहा है। सर बात यह कि अच्छा, इससे पहले पंजाब में बहुत सारे साइलोज के प्रोजेक्ट आए थे, बड़े बड़े साइलोज बनने थे जिससे कि स्टोरेज कैपेसिटी, उसको रुकवा दिया गया है, तकरीबन सब रुकवा दिए गए हैं। जो साइलोज ऑलरेडी चल रहे हैं उनके खिलाफ धरने चल रहे हैं। पंजाब एकमात्र ऐसा स्टेट है जो सरकार को यह मजबूर कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट पे 8.5% टैक्स लगाया जाए। इस धरती पे एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जहां पे हर प्रोड्यूसर सरकार से इस बात पे झगड़ा करता है कि हमारा टैक्स, या तो हमको टैक्स फ्री करो या हमारा टैक्स कम करो। सुनिए, पंजाब एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कहता है कि नहीं, हमारे अनाज पे 8.5% टैक्स लगाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है टैक्स हटाने की? बिचौलियों को हम रखेंगे। सरकार कहती है नहीं, बिचौलियों को खत्म कीजिए। अच्छा, अभी एक बड़ा धान की खरीद को लेके एक बड़ा गतिरोध बना हुआ है। धान की खरीद के पहले मंडी में जाती है, वहां से तुल के फिर शैलर पे जाती है, राइस मिलर के पास जाती है। ये डायरेक्ट राइस मिलर के पास क्यों नहीं जा सकती सर, आप बताइए। ठीक बात है भाई, नए कृषि कानूनों में यही प्रोविजन तो था जिसको वापस करा दिया। यही प्रोविजन तो था। और इतना ही नहीं, सीधे किसान नहीं, किसान के खेत से सीधे मिलर के पास, इसका प्रोविजन था। यस, आज इस बात को लेके धरना हो रहा है पंजाब में जगह जगह कि वहां पे जब धान लेके किसान मंडी में जाता है तो कुछ लोग जो है वो बोरियां उतारते हैं, भरते हैं। जी, तो हर खर्चा पड़ता है सर। बिल्कुल। अच्छा, लगभग 42,000 करोड़ रुपए की धान खरीद होनी है, उसका 8.5% सोच लीजिए। बहुत बड़ा पैसा हुआ, बहुत बड़ा पैसा हुआ जो मंडी माफियाओं, दलालों की जेब में जाने वाला है सर। ये तो साफ तौर पर, इसीलिए ये साफ तौर पर इसको आइडेंटिफाई किया, पूरे देश ने आइडेंटिफाई किया कि ये मंडी के दलालों द्वारा प्रायोजित और अलगाववादी मानसिकता द्वारा स्पॉन्सर्ड ये पूरा तमाशा था। और यही वजह है बाबा जी कि पूरे देश ने ध्यान नहीं दिया इस पे। इसके पीछे जॉर्ज सोरोस का डीप स्टेट है, इसके पीछे राहुल गांधी है, इसके पीछे राहुल गांधी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक चीज और ये कहना चाह रहा हूं सर, मैं एक चीज पे और आपका ध्यान दिलाऊंगा सर, और दर्शकों का भी ध्यान दिलाऊंगा। जम्मू कश्मीर में ये जो पाशविक घटना हुई है, और जब मैं ये कहता हूं, ये वीडियो साक्ष्य के तौर पर, मैं प्रमाण के तौर पर, आप ये बताइए किसी लीडर की और क्या भूमिका हो सकती है अनरेस्ट पैदा करने में? वो यही भूमिका होती है जब आप जनता के अंदर इस तरह के कंफ्यूजन्स पैदा करें। ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है। मैं ये दावा नहीं करता कि कोर्ट में राहुल गांधी को सजा दिलाने के लिए ये पर्याप्त सजा है, सबूत है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से खून से रंगने वाला माहौल प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया है और भारत को कैसे वो तोड़ने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और सर, यहां पर एक पूरा जो इकोसिस्टम है, मैं जल्दी मजहब और कुछ नाम पढ़ता नहीं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का कुनबा, ये अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का हितैषी कहने वाली कांग्रेस पार्टी, बिहार के उन 3 मजदूर, जो 7 मजदूर मरे हैं सर, जिनमें 3 बिहार के मजदूर हैं और 2 घायल हैं। मैं उन मजदूरों के नाम आपको पढ़ रहा हूं सर। फहीमन नसीन, मोहम्मद हनीफ और कलीम, ये 3 मरे हैं। क्या मुसलमानों को इस बात पर नहीं सोचना चाहिए कि आतंकियों ने वहां पर क्या देखा? आप जिन आतंकियों को टॉनिक दिया, खुराक दिया राहुल और प्रियंका वाड्रा के इन भाषणों ने, बाहरी और अंदरूनी करके उन्होंने इन 3 मुसलमानों की भी हत्या की। दूसरी चीज, मैं तेजस्वी और अखिलेश यादव जैसे लोगों से और पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम से पूछना चाहूंगा सर, 2 जो घायल हुए हैं, इंदर यादव और मोहनलाल यादव, सर एक मंगेश यादव अपराधी का इनकाउंटर होता है
तो अखिलेश यादव के छाती में दूध उतर जाता है, पूरे इकोसिस्टम तिलमिला जाता है। मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है, दर्शक दुरुस्त करें। क्या तेजस्वी यादव का एक भी बयान अपने इन बिहारियों के लिए आया है जिसमें यादव भी शामिल है, जिसमें मुसलमान भी शामिल है? अखिलेश यादव कहां है सर? ऐसे में केवल भारत को किसी कीमत पर भी तोड़ देना, इसके अलावा और कोई लक्ष्य तो दिखाई नहीं देता इस कांग्रेसी लीड इकोसिस्टम का। सर मैंने बोला ना, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यही काम है कि हम इन अलगाववादी ताकतों को, इन देश तोड़ने वालों को, इन देशद्रोहियों को इसी तरह एक्सपोज करते रहें और पब्लिक को हम जागरूक करते रहें कि भैया इनको पहचानो, इनके देश विरोधी, भारत द्रोही, धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही एजेंडे को पहचानो और इनको ईवीएम के जरिए, अपने वोट के जरिए इनको सबक सिखाइए, इनको इनकी औकात बताइए और राष्ट्रवादी ताकतों को लगातार मजबूत करते रहिए। सर बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है हरियाणा ने। और मैं एक बात बता रहा हूं आपको, हरियाणा ने सर अमेरिकन डीप स्टेट की पूरी प्लानिंग को फेल करके रख दिया। निश्चित सर ये अगले 5 साल तक उबर नहीं पाएंगे, हरियाणा ने वो काम कर दिया। हरियाणा ने दिल्ली को सुरक्षित कर दिया। ठीक बात सर। और सर अगर जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रवादी सरकार, जैसा कि उमर अब्दुल्ला जी ने अपने प्रारंभिक 2 दिनों में ही यह सिद्ध कर दिया कि वो केंद्र में मोदी सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करने के इच्छुक हैं, सर ये बहुत अच्छा लक्षण। सुनिए, देखिए राजनीतिक मतभेद अलग है, परंतु जो राष्ट्र प्रथम की भावना है ना सर, वो कहीं से कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये 100% बात है सर। कश्मीर रहेगा, जम्मू कश्मीर शांत रहेगा, वहां अमन चैन रहेगा, तो फिर उमर अब्दुल्ला की मुख्यमंत्रीशिप चलेगी सर, सीएमशिप चलेगी, वो राज भोगेंगे, सत्ता चलाएंगे। अगर कश्मीर नहीं रहा तो फिर उमर कहां जाएंगे, उनकी उम्र कहां लगेगी? और दर्शकों, यही जब मैं ये कह रहा हूं और हम ये सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस, जिसमें उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी शामिल है, जो वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, उन लोगों ने अगर ये कहा जाए कि पूरी पृष्ठभूमि तैयार की है, जो कश्मीर में 7 अप्रवासी मजदूरों के साथ उनका खून बहाने की कगार पर पहुंचा है, सीधे तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस स्क्रिप्ट की पटकथा लिखने वाले हैं। और ये सिर्फ कश्मीर नहीं, वो पूरा देश ऐसे ही देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने क्या बोला था चुनाव के दौरान, जरा उनको एक एक बार और सुनिए और विचार करिए कि क्या यह बात सही नहीं है कि राहुल गांधी इस देश में केवल और केवल खून खराबा करना चाहते हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा था, एक बार और सुनाते हैं चलते चलते। ये जो डिसीजन है आप लोग नहीं लेते हो, बाहर के लोग आकर आपके लिए ये डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे राजा बैठा रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राजा है, वो बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है, जो विकास जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, इसको मालूम ही नहीं कैसे करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोग अपने नेता चुने, अपने एमएलए चुने, अपनी सरकार चुने और अपना विकास का काम जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप फिर से करना शुरू करें। इसलिए दर्शकों, आपने सुन लिया राहुल गांधी ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू कश्मीर के लोग ही मजदूरी करेंगे। तुम सीधे 370 लाने की बात तो तुम्हारी बिसात नहीं है कि तुम कर सको, लेकिन तुम इस तरीके से बांट रहे हो। और जरा चलते चलते सुन लीजिए इसकी बहन प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा। जी बाहरी हैं,
साहब तमाम जितनी भी पॉलिसियां, जितनी भी नीतियां बन रही हैं, बाहर वालों के लिए बन रही हैं। 450 मिनरल के जो ब्लॉक है, उनमें से 200 के ठेके बाहर के लोगों को दिए हैं। आपको रेत, आपकी रेत है, आपकी बजरी है, बाहर भेजी जा रही है, आपको खरीदनी पड़ती है अपने घर बनाने के लिए, तो उसका दाम महंगा होता है। दर्शकों, जैसा कि बाबा जी ने कहा कि हम सबका ये दायित्व है, जो भी राष्ट्र प्रथम की भावना से हम नागरिक 2014 से लगातार एक मतदाता के तौर पर, और देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो भी सक्रिय हैं, जहां जहां भी हैं, बाबा जी का जो आह्वान है उसी की आवश्यकता है। इन पापियों का एक एक कोड़ लोगों तक पहुंचाइए और पहुंचना चाहिए। बाबा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। सर, वही बात है कि सबसे पहले तो राहुल गांधी का अलगाववादी एजेंडा, देश तोड़ने वाला एजेंडा, और इसका सर हर राज्य में अलग एजेंडा चल रहा है, हर स्टेट में। पंजाब में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग था, हिमाचल में अलग है। और हिमाचल में आपको पता है, बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ला लाकर बसाने का एजेंडा चला रही है कांग्रेस। दिल्ली का आपने देख ही लिया, हरियाणा का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, यूपी का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए। तो देश को तोड़ने का अलग अलग एजेंडा अलग अलग राज्य में चल रहा है। राहुल गांधी के इस वो केरोसिन छिड़कने वाले एजेंडा को पहचानिए और इसको एक्सपोज करिए, और इसको हर जगह इसको सत्ता से बाहर रखिए। ये आदमी जॉर्ज सोरोस और चाइना का एजेंट बन चुका है। ये देश को के विभाजन की तैयारी कर रहा है, इसको पहचानिए बस। बिल्कुल सर। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये छोटा सा प्रयास, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि किन साक्ष्यों के आधार पर हम और बाबा जी दोनों ने इस पर चर्चा की है और ये बात आपके सामने रखी है। राहुल गांधी खतरनाक व्यक्ति है, पप्पू बालक बुद्धि नहीं है। यहीं पर बालक बुद्धि प्रधानमंत्री ने कहा था, मेरा ऐतराज है। वो बेहद शातिर, बेहद खतरनाक आदमी है। सावधान रहिए। सावधानी में ही इस देश की, हमारे समाज की, हम सबकी सुरक्षा है। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। प्रणाम।